हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 11th, 12th, 13th। आज हम और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14। नेपच्यून, जुपिटर, वीनस और प्लूटो हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। 4 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। They decided to dissolve the partnership on the basis of the following balance sheet as on 30th April 2003। कैपिटल अकाउंट नेपच्यून, जुपिटर का दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है। ये दोनों जनरल रिजर्व एंड सरप्लस है। सन्ड्री क्रेडिटर्स और मोर्गेज लोन, प्रीमाइजेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, कैपिटल अकाउंट वीनस का और प्लूटो का। एसेट साइड में मतलब डेबिट बैलेंस है। द एसेट रियलाइज एज अंडर डेटर्स 24,000, stock 60,000, furniture 16,000, premises 90,000. Expenses of dissolution amounted to rupees 4,000. Further creditor of rupees 12,000 had to be made. Further creditor of rupees 12,000 had to be made means जो बुक्स में दे रखे हैं क्रेडिटर 20,000 वो तो देने ही हैं, उसके अलावा 12,000 के क्रेडिटर और है जिनको भी हमने पेमेंट कर दिया। इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स होंगे जिनको कि हमें पेमेंट करना है। तो 20,000 और 12,000 दोनों मिलकर हो जाएंगे 32,000। जनरल रिजर्व अनलाइक कैपिटल रिजर्व वाज बिल्ट अप बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट एज्यूमिंग दैट वीनस बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। वीनस से कुछ भी पैसे मिलेंगे नहीं, वो इंसॉल्वेंट है। हमें वही अकाउंट जो पहले बनाते थे 11, 13, 12 तो 13 क्वेश्चन में बनाए वो कि वो बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। चलिए लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले एसेट साइड, प्रीमाइजेस दे रखा है 1,20,000, तो यहाँ लिखते हैं टू प्रीमाइजेस 1,20,000। फर्नीचर दे रखा है 40,000 का, टू फर्नीचर 40,000। स्टॉक दे रखा है 1 लाख का, टू स्टॉक 1 लाख। डेटर्स दे रखे हैं 40,000 के, टू डेटर्स 40,000। फिर कैपिटल अकाउंट दे रखा है वीनस और प्लूटो का, ठीक है। और कैश अकाउंट दे रखा है वो तो सीधा कैश अकाउंट में जाएगा। मोर्गेज लोन 80,000 का, बाय मोर्गेज लोन 80,000। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000 के, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000। फिर कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये तो सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एलोकेट होंगे और कैपिटल अकाउंट दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ बाय कैश, एसेट से रियलाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमें मिले डेटर से, पॉइंट नंबर ए कर रहे हैं अभी अपन सॉल्व। डेटर से हमें अमाउंट रिसीव हो रखा है 24,000 का। स्टॉक से हमें अमाउंट रिसीव हमने किया 60,000 का। फर्नीचर से हमने अमाउंट रिसीव किया 16,000 का। और प्रीमाइजेस से हमने अमाउंट रिसीव किया 90,000 का। चारों एसेट को हमने सेल कर दिया और रुपए मिले 24,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 90,000। हमने टोटल रिसीव किया 1,90,000 टू कैश। अब हम पेमेंट करते हैं। सबसे पहले तो लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है मगर पेमेंट तो करना पड़ेगा। लाइबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको पे कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिटर, क्रेडिटर हमें दे रखे 20,000 और यहाँ लिखा हुआ है फर्दर क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ 12,000 हैड टू बी मेड। तो 20,000 प्लस 12,000 हमने क्रेडिटर को टोटल पेमेंट किया 32,000 और ये हो गए 1,12,000। डिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस दे रखे तो यहाँ लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस विच इज़ 4,000।
और कोई पॉइंट? बस सारे पॉइंट हमने कर लिए। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। देखते हैं प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं। 1,20,000, 40,000, 1,40,000, 1,12,000 एंड 4,000। टोटल इज 4,16,000। क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं। 80,000 प्लस 20,000 प्लस 1,90,000 माइनस 4,16,000। ये तो लॉस आया 1,26,000 का। तो 1,26,000 का लॉस हो गया। हम लिखते हैं यहाँ पर बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चार पार्टनर है, NPVP 2, अगर तो पूरे नाम लिख देते हैं। नेपच्यून सबसे पहले, तो उसके बाद में जुपिटर, फिर वीनस और प्लूटो। वीनस और प्लूटो 126 के लॉस को इन चारों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, रेशियो है 3:1:1। 3:1:1। 54,000, 36,000, 18,000 एंड 18,000। और ये बन गया हमारा छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट। फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरफ। लिख लीजिए आप लोग। बहुत छोटा क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चार पार्टनर है तो अकाउंट तो बहुत बड़ा बनेगा ही बनेगा। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ NJV और P। आप तो पूरा लिखना, ठीक है? N रजिस्टर में भले ही लिख लो, मगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो पूरे नाम लिखना। तो NJVP हम लिखते हैं सबसे पहले तो इनका ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 2 का क्रेडिट में है और 2 का डेबिट में है। तो 1,60,000, 1,60,000 और 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 12,000। 10,000 और 12,000, ठीक है। अब सबसे पहले बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व दे रखे हैं और कैपिटल रिजर्व दे रखे हैं, उसको तो हम इन सारे पार्टनर में एलोकेट कर ही देते हैं। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व को हम बांटते हैं। 56,000 है जनरल रिजर्व, तो यहाँ लिखते हैं बाई जनरल रिजर्व। 56,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो 24,000, 16,000, 8,000 और 8,000, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल रिजर्व को बांटते हैं। कैपिटल रिजर्व दे रखा है 14,000 का, तो 14,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो 6,000, 4,000, 2,000 और 2,000। ये हमने कैपिटल रिजर्व को भी बांट दिया, ये भी हो गया। अब हम लेते हैं रियलाइजेशन का लॉस। टू रियलाइजेशन लॉस 54,000, 36,000,
18,000 एंड 18,000, ठीक है। 54,000, 36,000, 18,000 और 18,000 रियलाइजेशन के लॉस को हमने बांट दिया। रियलाइजेशन के लॉस को ये जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कैश में लेकर आएंगे। इसमें जो वी है मतलब वीनस है वो इंसॉल्वेंट है, बाकी सब सॉल्वेंट है। तो 54,000 ये कैश में लेकर आएगा, 36,000 ये कैश में लेकर आएगा। वीनस से कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ पर नील कर देते हैं और प्लूटो लेकर आएगा 18,000। अब देखते हैं कि वीनस के अकाउंट में अगर कुछ यहाँ पर और एडजस्टमेंट नहीं हो तो। वैसे मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए। बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट लिख दिया, जनरल लीजर लिख दिया, कैपिटल लीजर और क्रेडिटर्स लोन, ठीक है। प्रीमाइजेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश और कैपिटल सब हो गया। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। वेरी नाइस। रियलाइजेशन से जो भी लिखना था वो लिख चुके हैं। अब हम वीनस के अकाउंट की डेफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं और वीनस की डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। मगर यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा। देखो हम सबसे पहले तो यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वीनस अकाउंट। तो पहले तो हम वीनस के अकाउंट की डेफिशिएंसी को तो कैलकुलेट करें। वीनस के अकाउंट के डेबिट की टोटल करते हैं तो 10,000 और 18,000 ये दोनों मिलकर होते हैं 28,000। और इधर क्रेडिट में है 8,000 और 2,000 10,000, तो माइनस करें 10,000 तो इसके अकाउंट की डेफिशिएंसी है 18,000। ये तीनों नेपच्यून, जुपिटर और प्लूटो ये तीनों मिलकर 18,000 को बेयर करेंगे, ठीक है। मगर अब यहाँ पर एक दिक्कत और है। मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंट पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, मगर वही सॉल्वेंट पार्टनर जिनके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस को बांटने के बाद। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है और रिजर्व एंड सरप्लस को एलोकेट करने के बाद अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो सॉल्वेंट है मगर उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट ही रहता है तो फिर उसमें वो डेफिशिएंसी एलोकेट नहीं होगी। यहाँ पर बात करें प्लूटो की तो प्लूटो का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी डेबिट है 12,000। वैसे इसमें जनरल रिजर्व हमने बांटे, देखो रियलाइजेशन लॉस बांटने से पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ प्लूटो का डेबिट बैलेंस है 12,000, ठीक है। इसको जनरल रिजर्व हमने दिया 8,000 का, इसको कैपिटल रिजर्व हमने दिया 2,000 का, तो 8,000 और 2,000 ये दोनों हो गए 10,000। तो 12,000 में से 10,000 माइनस किए तो प्लूटो का कैपिटल अकाउंट बैलेंस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अभी भी डेबिट है। तो इसका मतलब है प्लूटो भले ही सॉल्वेंट हो मगर प्लूटो में वीनस की डेफिशिएंसी एलोकेट नहीं होगी। इसका मतलब है वीनस की जो डेफिशिएंसी होगी वो केवल और केवल नेपच्यून और जुपिटर में ही बांटी जाएगी, ठीक है। इसको हम वर्किंग नोट में लिख देंगे। तो मैं ये यहाँ से वापस हटा लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसको बांटेंगे केवल और केवल किस में, नेपच्यून और जुपिटर में। तो उसी के बैलेंसेस लेते हैं, नेपच्यून और जुपिटर। सबसे पहले तो यहाँ पर बैलेंस दे रखा है कैपिटल का, बैलेंस शीट में वो लिख लेते हैं। कैपिटल का बैलेंस वो दे रखा है 1 लाख और 60,000, 1 लाख और इसका 60,000। फिर हम इसको जनरल रिजर्व बांट देते हैं, कैपिटल रिजर्व बांट देते हैं और उसके बाद में देखते हैं कैपिटल का क्या बैलेंस आता है। कैपिटल का बैलेंस वो बैलेंस बनेगा रेशियो और उस रेशियो में डेफिशिएंसी को हम बांटेंगे। डेफिशिएंसी कितनी है, ₹18,000। तो सबसे पहले तो जनरल रिजर्व को हमने बांटा 24,000 और 16,000, 24,000 एंड 16,000। फिर हमने कैपिटल रिजर्व को बांटा 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। इससे इसकी कैपिटल हो गई 1,30,000 और इसकी कैपिटल हो गई 80,000। ये रेशियो बन गया 13:8। तो 18,000 को हम इस रेशियो में बांटेंगे तो इसमें एलोकेट होगा 11,143।
और इसमें एलोकेट होगा 6857। करेक्ट। इस तरीके से एलोकेशन कर, और यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, नो डेफिशिएंसी is to be allocated to Pluto because after distribution of general reserve and capital reserve, his account have debit balance. रिजर्व एंड सरप्लस को बांटने के बाद भी उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इस कारण से प्लूटो में डेफिशिएंसी को एलोकेट नहीं किया जाएगा। ये वर्किंग नोट आप बाद में लिखना, अभी हम इसको कंप्लीट कर देते हैं एक बार। बाई नेपच्यून कैपिटल, ध्यान रखना प्लूटो इंसॉल्वेंट नहीं है तो सॉल्वेंट, मगर उसके अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ रहा है, इस कारण से हम उसमें डेफिशिएंसी एलोकेट नहीं करेंगे, ठीक है। और बाई जुपिटर कैपिटल अकाउंट, वन 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 4 3 एंड 6857, ये वीनस का, और इधर भी लिख देते हैं टू वीनस कैपिटल अकाउंट, टू वीनस कैपिटल अकाउंट 11143 एंड 6857, और बाकी दोनों हो गए, बाकी दोनों में नील नील, ठीक है। अब हम यहाँ पर कर देते हैं या तो पेमेंट इन लोगों को, या फिर ये लेकर जाएंगे या फिर ये लेकर आएंगे, या तो टू कैश और या फिर बाई कैश। तो सबसे पहले तो नेपच्यून तो मुझे लगता है लेके ही जाएगा, तो 1 लाख प्लस 24,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000, इसकी टोटल हो गई 1,84,000। 184 में से अगर माइनस करें 54,000 और माइनस करें 11143, तो जाता है 118857, 118857। इसी तरह से जुपिटर भी लेकर ही जाएगा 60,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 प्लस 36,000, ये होता है 1,16,000। 1,16,000 में से माइनस करते हैं 36,000, माइनस करते हैं 6857, तो ये लेकर जाएगा 73,143, 73,143। वीनस का अकाउंट तो बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ की टोटल 28,000 28,000 28 28। प्लूटो लेकर आएगा, प्लूटो लेकर आएगा 30,000 टोटल होती है इधर की, और इधर वो लेकर आएगा 2,000, और इधर भी हो गए 30,000, और ये बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप फटाफट से नोट कर लीजिए, वर्किंग नोट सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, जो आप नोट कर लेना। ओके, अब हम बढ़ते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट की तरफ।
कैश एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस वो हो गया 8000, तो यहाँ लिखेंगे हम 8000। टू रियलाइजेशन, हमें एसेट से रुपए मिले हैं और वो है 1,90,000। 1,90,000 टू नेपच्यून कैपिटल अकाउंट, वो लेकर आया था रियलाइजेशन का लॉस कैश में 54,000 टू जुपिटर कैपिटल अकाउंट, वो भी कैश में लेकर आया था और वो लेकर आया था 36,000 टू प्लूटो कैपिटल अकाउंट, वो भी रियलाइजेशन का लॉस कैश में लेकर आया था और 2,000 रुपीज़ भी लेकर आया था। तो दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं 18,000 और 2,000, टोटल वो लेकर आया 20,000। ये 18,000 जो रियलाइजेशन का लॉस और वो 2,000 फिर अकाउंट सेटलमेंट में लेकर आया। फिर इधर लिखते हैं बाय रियलाइजेशन, जो लाइबिलिटी का हमने पेमेंट किया, लाइबिलिटी का पेमेंट किया हमने 1,12,000। 1,12,000 बाय रियलाइजेशन। फिर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया विच वाज 4,000। फिर हमने पेमेंट किया है नेपच्यून को, वो किया है 118,857 और हमने पेमेंट किया है जुपिटर को विच वाज 73,143। सारा सब कुछ एडजस्टमेंट हो गया। अब बैलेंस शीट में भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ हमने एडजस्ट कर लिए। कोई पार्टनर का लोन बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है तो हम कर देते हैं दोनों साइड की टोटल। आप लोग भी कैलकुलेशन साथ साथ में करते रहना, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है। ये टोटल आ रही है 3,08,000। 3,08,000 ये भी 3,08,000 और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फटाफट से लिखिए, फिर आपको वर्किंग नोट बताता हूँ वो भी लिखिए और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब आप इसका वर्किंग नोट लिख लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है
क्वेश्चन नंबर 15th. P, Q, R and S were in partnership sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1. ठीक है, चार पार्टनर फिर से आ गए. They decided to dissolve the partnership on the basis of the following balance sheet as on 30th April 2011. P and Q का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व फिर से वैसे ही, सन्ड्री क्रेडिटर्स और मोर्गेज लोन वो की वो लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर वो एसेट, कैश इन हैंड और कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस. वेरी नाइस. मुझे लगता है सेम क्वेश्चन 14 के जैसा ही है. एसेट्स रिलाइज डेटर से, स्टॉक से, फर्नीचर से और लैंड एंड बिल्डिंग से. डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 7,800. फर्दर क्रेडिटर ऑफ रुपीज 18,000 हैड टू बी मेड. क्रेडिटर बैलेंस शीट में दिए 36,000, उसके अलावा 18,000 और देने. इसका मतलब क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे 54,000 का. R become insolvent and nothing was realized from his private estate. Applying the principal laid down in Gardner versus Murray, prepare the realization account, partner capital account और cash account. मुझे लगता है केवल पार्टनर के नाम चेंज हो रखे हैं और फिगर चेंज हो रखे हैं. अदरवाइज सेम क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे ही है क्वेश्चन नंबर 15. फटाफट से इसीलिए हमें इसको सॉल्व करना है. केवल और केवल नाम और अमाउंट चेंज करना है और कुछ भी नहीं चेंज करना. समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 था. तो फटाफट से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए. सबसे पहले तो टू लैंड एंड बिल्डिंग 2,46,000, 2,46,000 लैंड एंड बिल्डिंग. फिर फर्नीचर एंड फिक्चर 65,000, टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स 65,000. देन स्टॉक 1 लाख रुपीज, टू स्टॉक 1 लाख. फिर डेटर 72,500, टू डेटर्स 72,500. कैश नहीं. फिर क्रेडिटर 36,000, बाई क्रेडिटर्स 36,000. बाई लोन मोर्गेज लोन 1,10,000. ये भी ले लिया और ये भी ले लिया. फिर बाई कैश हमने रियलाइज़ किया डेटर से 65,000, स्टॉक से 72,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स से 42,000, लैंड और बिल्डिंग से 2,30,000. और इसकी कर देते हैं टोटल 65,000 प्लस 72,000 प्लस 42,000 प्लस 2,30,000 टोटल इज़ 4,09,000. फिर कर देते हैं लाइबिलिटी का पेमेंट टू कैश. यहाँ पर एक तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, उसमें 36,000 प्लस 18,000 54,000 का पेमेंट करेंगे. और एक हम लोन का पेमेंट करेंगे, लिखा हुआ नहीं है मगर लाइबिलिटी का तो पेमेंट करना ही पड़ेगा. तो ये हो गया 1,64,000. फिर हम रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे करेंगे जो यहाँ पर दे रखे हैं हमें 7,800. और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट या लॉस. ठीक है, चलिए पहले डेबिट साइड की. लास्ट क्वेश्चन में भी लॉस आया था तो मुझे लगता है सेम वैसे ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी लॉस आना चाहिए. फिर देखते हैं क्या होता है. 2,46,000 प्लस 65,000 प्लस 1 लाख प्लस 72,500 प्लस 1,64,000 प्लस 7,800. इन सब की टोटल हो गई 6,655,300. Then 36,000 plus 1,10,000 plus 4,09,000. It is 5,55,000. लॉस आ रहा है, श्योर लॉस आ रहा है. तो यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट. और इसमें नाम है पार्टनर के PQRS. रेशियो अलग है ना, PQRS रेशियो है इस क्वेश्चन में 4:3:2:1. वेरी गुड. तो ये लॉस हो चुका है. इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1,05,000.
1,05,100 का लॉस आएगा, इसमें 1,03,100 का लॉस आएगा, 1,03,100 का लॉस आएगा। टोटल कर लेते हैं 655,300, 655,300। अब इस लॉस को बांटेंगे तो 1,03,100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, 40,120, 40,120, 30090, 20060 and 10030, 40120, 30090, 20060 and 10030। ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत सिंपल, सेम वैसा का वैसा जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बनाया था। कोई नया पॉइंट इसमें नहीं लगा अभी तक तो। करेक्ट। अब हम बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। फिर से 4 पार्टनर है तो अकाउंट बहुत बड़ा बनेगा। जब से मैंने आप लोगों को कहा है कि 4 पार्टनर एग्ज़ाम में आने के चांसेस थोड़े कम रहते, 3 आते हैं, तब से हमारे क्वेश्चन सारे के सारे 4-4 पार्टनर के स्टार्ट हो चुके हैं। बताओ, तो PQRS, PQRS, PQR और S। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन में 168 और 1,08,000, 1,68,000, 1,08,000 और 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन में 25,000 और 18,000, 25,000 एंड 18,000। बाई जनरल रिजर्व और बाई कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 95,000 का, तो 95,000, 38,000 इसमें जाएगा P में, 28,500 Q में, 19,000 R में और 9,500 S में। फिर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व दे रखा है 25,000 का, तो 25,000 को अगर हम बांटेंगे तो 10,000, 7,500, 5,000 और 2,500। फिर हम लिखते हैं रियलाइजेशन का लॉस। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस 40120, 30090, 20060 and 10030। करेक्ट। रियलाइजेशन लॉस सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर आएंगे तो P लेकर आएगा 40120, Q लेकर आएगा 30090 और S लेकर आएगा 10030। R इंसॉल्वेंट है और R कुछ पैसे भी नहीं लेकर आया। अब देखते हैं और कोई एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट लिख दिया हमने, जनरल रिजर्व लिख दिया, इधर कैपिटल रिजर्व ये भी हो गया, ये कैपिटल अकाउंट हो गए और फिर तो कैश ही बचा है। ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट है नहीं, R से कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर हम अब R के अकाउंट की डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। 25,000 प्लस 20060 में से माइनस करते हैं 19,000, माइनस करते हैं 5,000, डेफिशिएंसी आ गई 21060, जो केवल P और Q बियर करेंगे क्योंकि S के अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस बांटने के बाद में डेबिट बैलेंस आ रहा है। कैसे, मैं आपको एक बार वापस से चेक कराता हूँ। कैपिटल अकाउंट कितना है, डेबिट है पहले से 18,000। जनरल रिजर्व को हमने एलोकेट किया और कैपिटल रिजर्व को एलोकेट किया। रियलाइजेशन लॉस और ये सब एडजस्टमेंट से पहले, तो 18,000 का पहले से डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट में 9,500 और माइनस 2,500, फिर भी डेबिट बैलेंस है 6,000 का। इस कारण से हम S में डेफिशिएंसी को नहीं बांटेंगे। तो जो लाइन आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी वो कि वो यहाँ पर S के लिए लिखनी है। ठीक है,
मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन करा देता हूँ वर्किंग नोट में। तो हम यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर डेफिशिएंसी पी और क्यू। कैपिटल, पी की कैपिटल है 168 एंड 1,08,000। फिर जनरल रिजर्व हमने इसको और कैपिटल रिजर्व हमने बांटा। जनरल रिजर्व है 38,000 और 28,500 और कैपिटल रिजर्व है 10,000 और 7,500। तो अब कैपिटल का बैलेंस कितना आ गया? 168,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000, टोटल इज 2,16,000। 1,08,000 plus 28,500 plus 7,500, it is 1,44,000। ये रेशियो हो गया है 3:2 का। तो डेफिशिएंसी जो है हमने कैलकुलेट की थी, मगर एक बार वापस से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आर के अकाउंट की डेफिशिएंसी 25,000 प्लस 2,0060 माइनस 19,000 minus 5,000, it is 21060। 21060 को 3:2 के रेशो में बांटेंगे तो 12636 एंड 8424। और वो लाइन फिर आप लिख देना कि एस के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, सो नो डेफिशिएंसी इज टू बी एलोकेट इन एस कैपिटल अकाउंट। एस को कोई भी तरह की डेफिशिएंसी एलोकेट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाई पी कैपिटल अकाउंट एंड बाई क्यू कैपिटल अकाउंट। ये 12636 एंड 8424 यहाँ पर आएगा 2 आर कैपिटल अकाउंट 12636 एंड 8424। अब हम कर देते हैं 2 कैश और कर देते हैं बाई कैश। पी लेकर जाएगा, क्यू लेकर जाएगा, मगर एस लेकर आएगा। सबसे पहले तो पी को कितने देने हैं, तो टोटल करते हैं 168 प्लस 38,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 120, टोटल इज 256 120 256 120 माइनस 40120 माइनस 12636 203364 203364। then Q 1,08,000 plus 28,500 plus 7,500 plus 3,0090, its total is 1,74,090। 174,090 में से माइनस करते हैं 3,0090 माइनस 8424, इसको देंगे हम 135,13,5576। इसको कुछ भी नहीं देंगे और इसके अकाउंट का टोटल हो जाएगा 45,060। इधर भी 45,060। एस लेकर आएगा तो पहले इधर की टोटल करते हैं 18,000 और ये हो गए 28,030 28030 और ये लेकर आएगा 28030 माइनस 9,500 माइनस 2,500 माइनस 10030, ये लेकर आएगा 6,000 रुपीज़ और ये बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम बनाते हैं कैश अकाउंट और 5th क्वेश्चन को भी दी एंड करते हैं।
15th क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं अपन, 5th नहीं, 15th क्वेश्चन को दी एंड करते हैं। ये इंसॉल्वेंसी का 5th क्वेश्चन है, वैसे ओवरऑल ये 15th क्वेश्चन है चैप्टर का, करेक्ट। तो चलिए अब हम करते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और 15th क्वेश्चन को एंड करते हैं। रुपीज़ सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, और कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 15,500। फिर टू रियलाइजेशन, हमें एसेट्स को सेल करने से मिला, और हमें एसेट्स को सेल करने से अमाउंट मिला 4,09,000। बाय रियलाइजेशन हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया, और वो पेमेंट किया 1,64,000। फिर हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 7,800। फिर पार्टनर कैश लेकर आया, रियलाइजेशन लॉस को पी लेकर आया, क्यू लेकर आया और एस लेकर के आया। ये लेकर है रियलाइजेशन लॉस को कैश में 40,120, 30090 एंड 10030। फिर ये अच्छा एस एक और लेकर आया था, तो 10030 प्लस 6,000 कर देते हैं, तो ये लेकर आया 16,030। फिर पी को हमने पेमेंट किया और क्यू को हमने पेमेंट किया। पी को हमने पेमेंट किया 203364 और क्यू को पेमेंट किया 135576, और फिर कर देते हैं हम इसकी टोटल। पहले हम टोटल करते हैं डेबिट साइड की, 15,500 प्लस 4,09,000 प्लस 40,120 प्लस 30090 प्लस 16030, टोटल इज 5,10,740। इधर की टोटल 1,64,000 प्लस 7,800 प्लस 203364 प्लस 135576, 5,10,740। ठीक है, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको वर्किंग नोट भी बता देता हूँ, वो भी नोट कर लीजिए। फिर हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस पार्ट का इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का भी लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। अब आप देखिए इसका वर्किंग नोट, वो वर्किंग नोट में लास्ट में लाइन आप लिख देना, डेबिट बैलेंस इन एस कैपिटल अकाउंट, सो डेफिशिएंसी इज नॉट एलोकेटेड टू एस। जनरल लीजर और कैपिटल लीजर को बांटने के बाद भी उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। ओके,
अब हम सॉल्व करते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, समझना इजी क्वेश्चन ही है। P, Q, R and T have been carrying on business in partnership sharing profit and losses in the ratio of 4:1:3. The following is the balance sheet as on 31st March 2016. Capital account P और T, P और T का मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले का क्रेडिट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रीमाइजेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन, कैश एट बैंक। कैपिटल अकाउंट Q और R का डेबिट में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, P और T का क्रेडिट में और Q और R का डेबिट में। इट हैज़ बीन एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, मतलब इसी डेट को। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एग्रीड अपॉन, P इज टू टेक ओवर ट्रेड डेटर्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। ट्रेड डेटर्स जो बुक्स में 350 के है उसको उसने 80% पे टेक ओवर कर लिया। T is to take over stock in trade at 95% of the value. R is to discharge trade creditors. The realization is premises से 275 और furniture से 25,000. Expenses of realization 30,000. Q is found insolvent and rupees 21,900 is realized from his estate. You are required to prepare realization account, bank cash account और capital account. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2, प्रीमाइजेस 2,80,000, 2,80,000 प्रीमाइजेस। फिर दे रखा है फर्नीचर 30,000, 2 फर्नीचर 30,000। फिर देखते हैं स्टॉक 2 लाख, 2 स्टॉक 2 लाख। फिर लिखते हैं डेटर्स 3,50,000, 2 डेटर्स 3,50,000 और बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 50,000। फिर बैंक का दे रखा है, उसका तो कुछ करना नहीं, कैपिटल नहीं, क्रेडिटर्स 3 लाख के दे रखे हैं, बाई क्रेडिटर्स 3 लाख। और ये सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई। अब P टेक ओवर कर रहा है डेटर्स को 80% पे, तो बाई P कैपिटल अकाउंट 350 का 80% होता है 2,80,000। T टेक ओवर कर रहा है स्टॉक को, तो बाई T कैपिटल अकाउंट 95% वैल्यू। स्टॉक है 2 लाख का, 95% होता है 1,90,000, 1,90,000। R ट्रेड क्रेडिटर को डिस्चार्ज करेगा, तो 2R कैपिटल अकाउंट, वो क्रेडिटर को टेक ओवर कर रहा है। क्रेडिटर कितने के हैं, 3 लाख के क्रेडिटर्स है, तो 3 लाख के क्रेडिटर्स को टेक ओवर कर रहा है। फिर हमने एसेट को कुछ सेल भी किया है, उसमें हमने प्रीमाइजेस को सेल किया है 2,75,000 में, और फर्नीचर को हमने सेल किया है 25,000 में। दोनों से मिले हमें 3 लाख रुपीज़। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हो गया, तो 2 कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस विच इज़ 30,000, 30,000 रुपये रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी लिख दी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सारी एसेट्स को हमने डिस्पोज भी कर दिया, देखो प्रीमाइजेस को सेल कर दिया, प्रीमाइजेस को सेल कर दिया हमने, फर्नीचर को भी हमने सेल कर दिया, स्टॉक को टेक ओवर कर लिया टी ने, और डेटर को टेक ओवर कर लिया पी ने। ठीक है, क्रेडिटर को टेक ओवर कर लिया आर ने। तो सारी लाइबिलिटी का भी डिस्पोजल हो गया, एसेट्स का भी डिस्पोजल हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। वैसे एसेट से कम ही मिला है, तो इसका मतलब है लॉस ही आना है। तो इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा देते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं। $2,80,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 3 लाख एंड प्लस 30,000।
इट इज़ 11,90,000। 11,90,000। अब इधर की टोटल करते हैं, 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 3 लाख, इट इज़ 11,20,000। तो 70,000 का हो गया लॉस बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पी या नाम PQR और T है, PQR और T, इनका आपस में रेशियो है 4:1:3। तो 70,000 को बांटेंगे तो 28,000, 7,000, 14,000 और 21,000। 28,000, 7,000, 14,000 और 21,000 ये हमने रियलाइजेशन लॉस को पार्टनर में एलोकेट कर दिया और ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। फटाफट से नोट करो, फिर हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हम बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। फिर से 4 पार्टनर है, तो इंसॉल्वेंसी वाले क्वेश्चंस में 4 पार्टनर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बात को चेंज किया जाता है। PQR और T, PQR और T। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस P का 7 लाख और T का 3 लाख। P का 7 लाख है और T का 3 लाख है। थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि PQR और T बैलेंस P और T का क्रेडिट में और ये डेबिट में 2 लाख और 150। तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 लाख और 150, ये डेबिट में। अब हम लिखते हैं यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस को, मगर इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं। बहुत अच्छे, है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस लिखते हैं। सबसे पहले तो टू रियलाइजेशन लॉस 28,000 P में, 7,000 Q में, 14,000 R में और 21,000 T में। रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर आएंगे, मतलब 28,000 लेकर आएगा P, Q इंसॉल्वेंट है वो नहीं लेकर आएगा, R लेकर आएगा 14,000 का और T लेकर आएगा 21,000 का। उनके हिस्से का जो रियलाइजेशन लॉस है वो कैश में लेकर आएंगे। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट से भी एंट्री कर लेते हैं। टू रियलाइजेशन, इन्होंने एसेट्स को टेक ओवर किया था, तो P ने 2,80,000 की एसेट्स को टेक ओवर किया और T ने 1,90,000 की एसेट्स को टेक ओवर किया। R ने क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी ली, तो बाय रियलाइजेशन उसने क्रेडिटर की लाइबिलिटी ली 3 लाख रुपीज़ की। अब देखते हैं कितनी डेफिशिएंसी है आर क्यू के अकाउंट में। क्यू इंसॉल्वेंट है, क्यू इंसॉल्वेंट है, मगर क्यू ने हमें 21,900 दिए, तो इसको चाहो तो अलग से लिख लो, बाय कैश क्यू ने हमें 21,900 दिए, या फिर हमने जहाँ वो रियलाइजेशन का लॉस कैश में लिख रहे थे वहाँ पर भी लिख सकते थे, मगर चलो अलग से लिख दिया, बाय कैश क्यू लेकर आए 21,900। अब देखते हैं क्यू के अकाउंट में कितनी डेफिशिएंसी है। क्यू के डेबिट में 2 लाख प्लस 7,000 माइनस 21,900, डेफिशिएंसी है 185,100 और ये डेफिशिएंसी केवल और केवल पी और टी में बटेगी। क्यों? क्योंकि आर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। फिर से आर का जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर वो डेबिट में 150, कोई रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं,
तो आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इसीलिए आर में डेफिशिएंसी नहीं बटेगी, केवल पी और क्यू में बटेगी, और पी और टी में बटेगी। और पी और टी का रेशियो है 7:3, 7 लाख और 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस तो है नहीं, अदरवाइज अपन रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करने के बाद जो कैपिटल आती है उस रेशियो में बांटते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो पी की कैपिटल 7 लाख है, टी की कैपिटल 3 लाख है, 7:3 का रेशियो आ गया, उस रेशियो में डेफिशिएंसी को बांट देते हैं। कितनी डेफिशिएंसी है? 185, 100। तो एक बार तो मैं सीधा लिख देता हूँ, फिर वर्किंग नोट बाद में बना लेंगे। बाई पी कैपिटल अकाउंट और बाई टी कैपिटल अकाउंट, बाई टी कैपिटल अकाउंट। इसको बांटेंगे 7:3 में, तो 129 से 570 ये तो पी बियर करेगा, और 55530 ये टी बियर करेगा। इधर लिखेंगे 2 क्यू कैपिटल, पी बियर करेगा 129,570 और टी बियर करेगा 55530। ठीक है, अब हम लेना देना कर लेते हैं, या तो 2 कैश या फिर बाई कैश। यहाँ पर ज़्यादातर 2 कैश ही लगते हैं मुझे। आर ने भी लाइबिलिटी ले ली, इस कारण से चलिए देखते हैं। पहले पी की क्रेडिट साइकिल टोटल करते हैं, 7,28,000, 7,28,000, उसमें से माइनस करते हैं 28,000, माइनस 2,80,000, माइनस 129,570, तो ये हो गए 290,430, 290,430। फिर देखते हैं क्यू का तो बराबर हो गया 2,07,000 इधर की भी टोटल और 2,07,000 इधर की भी टोटल। फिर आर को भी हमें देना ही है, क्योंकि उसने क्रेडिटर की लायबिलिटी लेने की वजह से उसका भी बैलेंस इधर की तरफ आ गया। तो 3,14,000, 3,14,000 माइनस 1,50,000 माइनस 14,000, इट इज़ 1,50,000, 1,50,000। और टी भी लेके जाएगा, इधर की टोटल होती है 3,21,000। इधर लिखते हैं 3,21,000, उसमें से माइनस करते हैं 21,000, माइनस करते हैं 1,90,000, माइनस करते हैं 55530, इट इज़ 54,470, 54470, और ये बन गया हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नोट कर लीजिए। फिर हम बनाते हैं लास्ट कैश अकाउंट। पी और टी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे 7:3 के रेशियो में। आर के अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है 1,50,000 का, और रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस बांटने के बाद भी अगर डेबिट बैलेंस आता है तो भी वो डेफिशिएंसी को बियर नहीं करेगा, जैसा कि हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया, 14th और 15th में। ओके, अब हम बनाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,40,000, तो यहाँ लिखते हैं 1,40,000। फिर हमने एसेट को कुछ सेल किया, उससे हमें कुछ अमाउंट मिला। टू रियलाइजेशन एसेट से हमें रुपए मिले हैं 3 लाख। किसी भी लाइबिलिटी का हमने पेमेंट नहीं किया, लाइबिलिटी जो थी वो पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, तो बाय रियलाइजेशन, और यहाँ लिखते हैं हम एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया है 30,000। अब कैश लेकर आएगा, एक तो पी वो रियलाइजेशन लॉस लेकर आया था, क्यू कुछ अमाउंट वो भी लेकर आया, आर रियलाइजेशन लॉस को लेकर आया, और टी
रियलाइजेशन लॉस को लेकर आया। पी लेकर आया था 28,000, क्यू लेकर आया 21,900, आर लेकर आया 14,000 और टी लेकर आया 21,000। फिर लेकर गया एक तो पी, एक लेकर गया आर और लेकर गया टी, पी आर टी। पी लेकर गया 2,90,430, आर लेकर गया 1,50,000 और टी लेकर गया 54,470। और ये हमारा कंप्लीट हो गया कैश अकाउंट। किसी भी पार्टनर का लोन नहीं था। तो पहले हम टोटल लगाते हैं डेबिट साइड की। 1,40,000, 3,28,000, 21,900, 14,000 and 21,000. It is 5,24,900। फिर हम क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं 30,000 प्लस 2,90,400, 430, 1,50,000 and 54,470, 5,24,900। आप लिख लीजिए, फिर हम बनाते हैं इसका वर्किंग नोट। ओके, अब हम लिखते हैं इसका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू डेफिशिएंसी। दो पार्टनर में बटेगी, एक तो पी में और एक टी में। तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल बैलेंस 7 लाख और 3 लाख। इसी का रेशियो बनेगा 7:3, 7:3। डेफिशिएंसी जो आई थी, डेफिशिएंसी कितनी आ गई? डेफिशिएंसी थी 185,100। इसको हम बांटेंगे इसी रेशियो में, तो 129,570 और 55530। अब यहाँ पर फिर से आप नोट लगा देना कि there is debit balance in partner R capital account, so deficiency of Q is not to be distributed in R capital account। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर हम, और वो लाइन भी लिख देना। और हमने इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इस चैप्टर का जो सेकंड पॉइंट था वो अभी फिनिश किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका थर्ड टॉपिक। ओके, तो सेकंड पॉइंट ख़त्म हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, मीन सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा। तो इसके क्वेश्चन करेंगे हम, इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।